नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाले 4 महीनों मार्च, अप्रैल, मई और जून 2023 में कौन सी हैं वो 10 महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगी। ध्यान रहे हर राशि के लिए डेट्स डिफर करेंगी क्योंकि डेट्स का निर्धारण ग्रहों के गोचर के आधार पर किया गया है। हालांकि कुछ डेट्स कॉमन भी हो सकती हैं। देखिए, अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि आने वाले समय में इन तिथियों में इस तरह की घटनाएं घटित होने जा रही हैं तो उससे हमें एक रास्ता मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। हम अपनी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, ये तय कर पाएंगे कि हमें कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। मान लीजिए धन प्राप्ति का योग बन रहा है, आप ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो धन मिल जाएगा। नौकरी का योग बन रहा है, जी तोड़ प्रयास करेंगे नौकरी मिल जाएगी। इस तरह की और भी घटनाएं जिनके योग बन रहे हैं, अगर आपने उस दिशा में सही समय पर प्रयास किया तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले 4 महीनों में कब कब किस किस चीज़ का योग बन रहा है इसकी जानकारी पहले से रहे और आप उसका लाभ ले सकें। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध मार्च, अप्रैल, मई और जून में अलग अलग राशियों में गोचर करते रहेंगे। केतु कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे, शनि छठे भाव में, गुरु का गोचर सप्तम भाव में है और गुरु 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे। मंगल का गोचर भाग्य भाव में है, 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र ये हर महीने राशि परिवर्तन करते रहेंगे और इसी के आधार पर 10 महत्वपूर्ण तिथियों का निर्धारण किया गया है। तो चलिए बात करते हैं डेट्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी और फरवरी 2023 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य जीवन में आगे कैसे बढ़ता है। बीते समय में जो बीत गया उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने आप में सुधार करता है। असफलता में ही सफलता का मार्ग छिपा होता है। क्यों असफल हुए, क्यों कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, तो उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। और जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी और फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में कुंडली के नवम भाव में और राहु का अष्टम भाव में था। ज्योतिष शास्त्र में राहु मंगल का संबंध बहुत ही खराब योग माना गया है। मंगल राहु से द्वितीय भाव पर थे, पहला भाव, द्वितीय भाव। तो राहु को तो मंगल से बल मिल गया, राहु मंगल के प्रभाव से बली हुए, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए, पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं।
जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध भी बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर भी बन जाते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ हो, और हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल केतु से अष्टम स्थान पर थे। देखिए यहाँ पर केतु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। केतु से अष्टम पर मंगल थे। अष्टम भाव दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, दुर्घटनाओं का होता है। केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं। तो आपके मन में निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। हो सकता है अचानक कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हुई हो। पीड़ित मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। मंगल भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे तो भाग्य का भी साथ आपको नहीं मिला होगा। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव कोर्ट कचहरी, अस्पताल और खर्चों का होता है, तो बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे। मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना या बड़े भाई से विवाद हुआ होगा। मंगल आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा पीड़ित हुए तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। मंगल के अशुभ होने के कारण धन के संचय में बाधा, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, लगातार सिर दर्द, ये सब हुआ होगा। दूसरी बात, जीवन में कर्म के कारक हैं शनिदेव। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया और कुंभ राशि में आ गए, छठे भाव में। जैसे ही राशि परिवर्तन किया 13 दिन के बाद 30 जनवरी को शनि अस्त हो गए। जब शनि अस्त हुए तो आपके कामकाज में मन नहीं लगा होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आई होंगी, कोई काम शुरू करना चाहते थे नहीं कर पाए होंगे, व्यापार में मंदी, और जो लोग किसी तरह के निर्माण कार्य से संबंध रखते थे उनका कार्य प्रभावित हुआ होगा। क्योंकि शनि कर्म के भी और लाभ के भी कारक होते हैं। जब कार्य प्रभावित हुआ तो धन प्राप्ति बाधित हुई, आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे। आपने कोई काम पूरा कर दिया होगा लेकिन पैसा आपको नहीं मिला होगा। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो, क्योंकि शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कष्टों के, पीड़ा के, रोगों के कारक हैं। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और जो भी घटित हुआ हो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धन के बारे में, संतान के बारे में, विवाह के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्र दोनों को ही धन का, विवाह का और संतान का कारक माना जाता है। और अगर दोनों ही ग्रह एक साथ गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें और राजयोग बनाएं तो विवाह और संतान का, धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। अब यहाँ देखिए, देवगुरु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव क्या होता है? दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, लग्न के भाव पर पड़ रही है और पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर गुरु केंद्र के भाव में अपनी ही राशि में हंस राजयोग बना रहे हैं। तो धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का लाभ ये सब मिलेगा। किससे मिलेगा? लग्न पर, यानी आपको। अब डेट्स आप समझिए। 15 फरवरी को शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होगा। भले ही मैं मार्च से चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन योग जो बन रहा है वो 15 फरवरी से ही बन रहा है, तो इसलिए मैंने 15 फरवरी को भी कंसीडर किया है। यहाँ पर शुक्र उच्च की राशि में होंगे अपनी। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि होती है, तो शुक्र उच्च के होंगे और केंद्र के भाव में, तो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग धन का योग होता है। मालव्य राजयोग के बनने पर व्यक्ति अपने कार्यों के बल पर, अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी के बल पर, अपनी कला के बल पर, चूँकि शुक्र कला के कारक हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों में व्यक्ति सेलिब्रिटी होता है। शुक्र प्रेम के कारक, रोमांस के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। और जब शुक्र बली होकर गुरु के साथ युति बनाएंगे 15 फरवरी से 12 मार्च तक, ये है पहली डेट। ये समय आपके लिए धन प्राप्ति की दृष्टि से, संतान प्राप्ति की दृष्टि से और विवाह की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। और इसके बाद शुक्र जब अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, वो समय भी आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम में आएंगे और फिर राशि परिवर्तन करके नवम भाव में अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए, चूँकि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, पुरुषार्थ के भाव पर, पराक्रम के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो शुक्र के प्रभाव से, भाग्य के सपोर्ट से आप प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। आपके विवाह का भी योग बनेगा और इस समय आप कला के क्षेत्रों से बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे। और ये जो डेट है, ये है 6 अप्रैल से लेकर के और 2 मई के बीच। तो इस तरह से गुरु और शुक्र के प्रभाव से 15/2 से 12 मार्च और 6 अप्रैल से 2 मई, इस कालखंड में धन प्राप्ति, संतान, विवाह, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब का योग बनेगा। छात्रों के बारे में बात की जाए, शिक्षा के बारे में, प्रतियोगिता के बारे में, तो सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, बुध और मंगल। प्रमुख कारक हैं सूर्य और बुध। मंगल आर्मी एयरफोर्स के कारक हैं, मंगल सैन्य विभाग के कारक हैं, मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक हैं, मंगल टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के कारक हैं। जबकि सूर्य और बुध हैं, ये शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा, इसके कारक हैं। जबकि बुध बैंकिंग, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मीडिया या फिर शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट, टैक्सेशन, इन सब के कारक हैं बुध। जब बुध और सूर्य एक साथ गोचर करते हैं तो बुधादित्य राजयोग बनता है। और बुधादित्य राजयोग जो है वो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक बनता है। अब आप डेट नोट करिए। तीसरी जो डेट है वो है 15/5 से और 15/6, 15 मई से 15 जुलाई, 15 जून। इस गोचर काल में सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे। सूर्य जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सहयोग मिलेगा, गुरु का सहयोग मिलेगा। पिता और गुरु के मार्गदर्शन में आपको सरकारी नौकरी की तरफ सफलता मिलेगी। और यहाँ पर 7 जून को बुध भी आ जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। और इसके बाद की जो अगली डेट है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
15/6 से लेकर के और 17/7 के बीच सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा। और यहाँ 24 जून को बुध भी आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग दशम भाव में बनेगा। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य जब दिग्बली होंगे तो शासन प्रशासन, राजनीति या न्यायिक सेवा, विदेश सेवा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर में, जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको उच्च पद प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य उच्च पद के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी, प्रमोशन मिलेगा और कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको सौंपा जा सकता है 15 जून से 17 जुलाई के बीच। प्रॉपर्टी, वाहन, भूमि, भवन, कृषि भूमि या कोई प्लाट, इन सब का योग कब बनेगा? इनके कारक होते हैं शनि और मंगल। शनि कारक होते हैं निर्माण के, कंस्ट्रक्शन के। मंगल कारक होते हैं भूमि के। शनि वाहन के कारक होते हैं। शनि और मंगल जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, जब एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, तो वो समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बनता है, वाहन खरीदने का योग बनता है। और 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करके दशम में जाएंगे और शनि से त्रिकोण पर होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर हैं शनि। शनि और मंगल में नवम पंचम का योग बनेगा तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा, भूमि भवन का योग बनेगा, वाहन खरीदने का योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग शनि से संबंधित क्षेत्रों में हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों के लिए शनि का एक्टिवेट होना, उनके कार्यक्षेत्र और कार्यक्षेत्र में प्रगति और कार्यक्षेत्र में प्रगति होने पर धन की प्राप्ति, ये सब मिलेगा। मंगल दशम में है, दशम में मंगल दिग्बली होते हैं। दिग्बली मंगल के प्रभाव से और मंगल के एक्टिवेट होने के प्रभाव से जो लोग सेना में हैं, आर्मी में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का दिग्बली होना उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता का योग लेकर के आ रहा है। और ये गोचर है 13 मार्च से लेकर के और 10 मई, 13 मार्च से और 10 मई तक मंगल शनि से त्रिकोण पर रहेंगे और ये समय आपके लिए भूमि भवन और प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में चले जाएंगे और मंगल और शुक्र की युति बनेगी। लाभ के भाव में मंगल होंगे और शुक्र होंगे। मंगल और शुक्र की युति जो है ये मेल और फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाली होती है, तो विवाह का योग बनेगा। दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ लाभ के भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं तो हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर शुक्र मंगल लाभ के भाव में है, मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और शुक्र धन के भाव के कारक हैं, स्वामी हैं धन के भाव के। शुक्र 11वें भाव में लाभ के भाव में गोचर करते हुए धन के भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग भी बना रहे हैं। इस समय आप अपने बाहुबल, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी परिश्रम करने की क्षमता, कार्य करने की ऊर्जा के बल पर धन भी अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे
और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 30/5 से 7 मई, 30 मई से 7 जुलाई। इस गोचर काल में मंगल और शुक्र का जो योग है, ये आपके लिए प्रबल धन प्रदायक होगा, धन का संचय होगा। भूमि भवन भी आप इस गोचर काल में क्रय कर सकते हैं। शुक्र और शनि ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं, और अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर गोचर करें और एक दूसरे को एक्टिवेट करें तो अपने अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शनि का गोचर छठे भाव में है और शुक्र का गोचर 2 मई को मिथुन राशि में होगा। शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे और शनि से पंचम पर होंगे और शुक्र से शनि नवम पर होंगे। शनि शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बनेगा। शनि भी एक्टिवेट होंगे, शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। शनि छठे भाव में, शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, विदेश भाव पर। इस समय विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। आप अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। और चूंकि शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ से भौतिक सुख सुविधाओं का विचार किया जाता है, तो इस गोचर काल में खर्च तो बढ़ेगा, लेकिन जो खर्च है वो सुख सुविधा के साधन क्रय करने पर होगा। और अगर आप महिला हैं, शुक्र धन के भाव के स्वामी हैं, आप इस समय गोल्ड में या फिर शेयर में या ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण में निवेश करेंगी, पैसा उसमें लगाएंगी। और ये ज्वेलरी जो आप परचेज करेंगे, ये आपके सौंदर्य में वृद्धि तो करेगा ही, इसी के साथ साथ ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा निवेश भी होगा। और ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है 2 मई से 30 मई, 2 मई से और 30 मई। इस गोचर काल में आपको शुक्र के कारकत्व से संबंधित सभी फल प्राप्त होंगे। बुध जो हैं वह भी शनि के मित्र हैं। बुध व्यापार के कारक हैं और बुध का गोचर व्यापारियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। अब यहाँ पर न केवल व्यापार बल्कि विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी बुध और शनि का त्रिकोण पर होना अत्यंत लाभकारी होगा। और ये जो गोचर है, ये है 24 जून को। मरकरी और सैटर्न एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। बुध जब एक्टिवेट होंगे तो व्यापार में सफलता देंगे। आप नया व्यापार व्यवसाय इस समय शुरू कर सकते हैं। विदेशी व्यापार के लिए भी ये समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और ये जो समय है, ये है 24 जून से लेकर के 8 जुलाई। अगर आप विदेशी व्यापार में रुचि रखते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और साथ ही साथ पुराने व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत शुभ समय रहेगा। ये नवी जो डेट है वो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो योग है ये मार्च, अप्रैल, मई और जून चारों ही महीने में बनेगा। केतु और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। केतु से पंचम पर है शनि, 1 2 3 4 5, और शनि से नवम पर है केतु। केतु और नवम, केतु और शनि जब नवम पंचम का योग बनाएंगे तो आपको दूसरे भाव से संबंधित सारे फल प्राप्त होंगे, छठे भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे, पंचम भाव से संबंधित फल प्राप्त होंगे।
दूसरे भाव यानी धन का भाव, धन के निवेश का भाव, परिवार का भाव। तो यहाँ पर केतु अचानक से ऐसी स्थितियाँ बनाएंगे कि धन संचय का योग बनेगा, आपको पैसा मिलेगा काफ़ी ढेर सारा और उस पैसे का आप निवेश करेंगे। शनि यहाँ पर बैठे हैं, कर्ज अगर कोई है तो वो समाप्त हो जाएगा, और अगर आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार में निवेश के लिए कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं तो वो कर्ज भी आपको मिल जाएगा। लेकिन केतु और शनि की जो ये त्रिकोण का संबंध है, इसके साथ आपको एक बात समझनी है बहुत ध्यान से, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ के पीछे भागना छोड़ दीजिए, किसी चीज़ से चिपकना छोड़ दीजिए। अब देखिए वो चीज़ अपने आप आपको मिल जाएगी। शनि कर्म के कारक हैं, कर्म करते रहिए, कार्य क्षेत्र का विस्तार करते रहिए, जो चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स करते रहिए, लेकिन उसके पीछे पागलों की तरह भागना बंद कर दीजिए। अब देखिए वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आप धन चाहते हैं, धन प्राप्त हो जाएगा। भवन, भूमि, वाहन चाहते हैं, वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए केवल एफर्ट करें, उसके पीछे पागल होकर के भागना बंद करिए, देखिए आपको रिजल्ट आ जाएगा। और जो 10वीं डेट है वो आप 21 अप्रैल से शुरू होगी और अगले 1 वर्ष तक चलेगी। गुरु और राहु आपकी कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। हालांकि राहु अष्टम से राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर को, तो 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, गुरु और चांडाल योग का अगर आपने पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज कर लिया, गुरु क्या हैं? गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि और विवेक। राहु क्या हैं? राहु हैं नेगेटिव थॉट्स, राहु है डर, अनजाना भय, कार्य में रुकावट। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से अगर आपने राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दूर कर दिया, डरना छोड़ दिया, भय, डिप्रेशन, इससे बाहर आ गए, और फिर राहु का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, विस्तार, कार्यक्षेत्र का विस्तार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्य करना, ऑनलाइन बिजनेस करना, विदेश जाकर के बिजनेस करना, विदेशों से संबंध बना करके व्यापार व्यवसाय करना, विदेश में शिक्षा के लिए जाना, अगर आपने ये सब कर लिया तो गुरु राहु का जो गुरु चांडाल योग है यही आपको बुलंदियों पर भी पहुंचा देगा। लेकिन ये लाभ आपको तभी मिल पाएंगे जब आपके जीवन में ग्रह मजबूत स्थिति में हो। तो ग्रहों का अंश बल देख लीजिए, अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह मजबूत स्थिति में है, 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा हैं, ग्रह कमज़ोर हैं, उसका आप उपाय कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर, तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी
मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे।
तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।